जनवरी 2024 में साउथ कोरिया के बुपियांग शहर के अंदर बना हुआ एक रेस्टोरेंट और उस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। असल में सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे क्योंकि ये रेस्टोरेंट जिसके सामने वो खड़े थे ये पूरा साल हर रोज़ खुलने वाला रेस्टोरेंट था। कभी भी लोगों ने इस होटल को बंद नहीं देखा, बट अब ये होटल क्योंकि बंद था तो बाहर बहुत सारे लोग जो इसके रेगुलर कस्टमर थे ये सभी भीड़ लगा कर खड़े थे कि आखिर ये क्या हुआ, ये होटल क्यों बंद है। और जब ये होटल खुला तो एक ऐसा केस पूरी दुनिया ने देखा जिसके ऊपर आपके लिए भी विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। इनफैक्ट ये केस कुछ ऐसा था कि इसको एक टीवी शो के अंदर भी एयर किया गया, लेकिन इसको देखने और जानने के बाद आपका भी विश्वास उठ जाएगा रिश्तेदारी से। हो सकता है आप में से बहुत सारों का तो पहले से ही उठा हुआ हो। खैर, नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं तो वहाँ डेजर्ट ऑर्डर करते टाइम इस लाइक बटन को इंक्लूड करें डेजर्ट के अंदर और एक चम्मच से लाइक बटन को और दूसरी चम्मच में डेजर्ट भरकर एक साथ खा जाएं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बेहद ब्रूटल केस को समझने के लिए हमें साउथ कोरिया के इंचन स्टेट के बुपियांग शहर के अंदर जाना पड़ेगा और यहीं पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ था जिसको ऑन कर रही थी 30 साल की ली नाम की लड़की। असल में ली ने बहुत मेहनत करके इस रेस्टोरेंट को यहाँ तक पहुँचाया था। वैसे तो इसका एक फैमिली बिजनेस था, इसके माता पिता ने भी इस रेस्टोरेंट को चलाया था, लेकिन उस टाइम पर कोई ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सो उनका जैसे तैसे धक्का लग गया। बट ली ने जब इस बिजनेस के अंदर अपना कदम रखा तो लिटरली उसका ये बिजनेस बहुत बूम कर चुका था। नए नए कस्टमर्स डेली इस रेस्टोरेंट के अंदर आते और स्पेशली सभी कस्टमर्स को ली ने समझा रखा था कि हमारा रेस्टोरेंट साल के 365 दिन खुला रहेगा, कभी भी किसी हॉलीडे के ऊपर बंद नहीं होगा। और इस चीज़ को करने के लिए सच में बहुत मेहनत चाहिए। ली ने अपनी जी तोड़ मेहनत करी। उसने इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए पिछले सालों में अपनी सारी जवानी लगा दी। अपनी पढ़ाई की उम्र में उसने ये रेस्टोरेंट के अंदर कदम रख दिया था, इसको संभाला, इसको आगे बढ़ाया और उसने अपना साथ देने के लिए अपने छोटे भाई को भी इसमें इंक्लूड किया। वो भी उसकी हेल्प करता कभी कभी आकर। वैसे तो वो भी पढ़ाई कर रहा था, बट कभी कभी वो रेस्टोरेंट के अंदर आकर उसकी हेल्प करता। साथ में 2 स्टाफ और भी ली ने रखे और बहुत बहुत मेहनत करके ली ने अपना रेस्टोरेंट आगे के लिए शुरू किया। अब ये जो ली नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये ली नाम असल नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया में जो एक केस जब पब्लिश हुआ था, जब ये लोगों के सामने आया था, तो इसके प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए विक्टिम और जो भी कल्प्रिट थे इनके नाम को नहीं बताया गया, पब्लिक नहीं किया गया। सो मैंने ली अपनी तरफ से नाम रखा है। ली 18-18 घंटे इस होटल के ऊपर काम करके इसको किसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उसकी डिशेस वो बाहर से पकड़ पकड़ कर रेसिपीज लेकर आई। इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस उसने अपने इस रेस्टोरेंट के अंदर बनानी शुरू करी और सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। इनफैक्ट सुबह ये होटल खुलने से पहले ही लोग बाहर लाइन लगाकर खड़े रह जाते थे क्योंकि उसका ग्रिल्ड मीट सभी को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था कि यहाँ उसकी भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रही थी। बट धीरे धीरे टाइम बीतता रहा और टाइम आ चुका था जनवरी 2024 का, जब सडनली एक सुबह जब लोग यहाँ पर इस होटल के बाहर इकट्ठा हुए क्योंकि उनको अब अपने अपने ऑर्डर्स पैक करवाने थे, लेकर जाना था यहाँ से। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी ये होटल उस टाइम पर खुला ही नहीं। लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि हो सकता है ली बीमार पड़ गई हो या फिर उसका कोई स्टाफ वगैरह छुट्टी पर चला गया हो, इसलिए उसने होटल नहीं खोला। सो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। अगले दिन अगेन यहाँ लोग भीड़ लगाकर इकट्ठा हुए, लेकिन फिर से अगेन कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, ना ही स्टाफ, ना ही ली, ना ही कोई और जो इस होटल को देखता हो, कोई भी नहीं। 2 हफ्तों तक ये होटल इसी तरीके से बंद रहा। बट फरवरी 2024 की स्टार्टिंग में होटल सडनली ओपन हुआ और जैसे ही लोगों ने अंदर आना शुरू किया सभी लोग हैरान, क्योंकि ली एकदम परफेक्ट। ली से जाके पूछने लगे कि हे ली, तुमने इतने लंबे टाइम से होटल बंद क्यों किया हुआ था? क्योंकि हमें तो तुम्हारी आदत पड़ी हुई थी खाने की, हम तो एक दिन भी नहीं रह सकते यहाँ बाहर, रोज़ भीड़ लगाकर खड़े होते, लेकिन ये होटल खुलता ही नहीं। ली ने समझाना शुरू किया कि मेरी थोड़ी मजबूरी थी, फैमिली प्रॉब्लम्स, और इसलिए मुझे होटल कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ा। अब सभी लोग आसपास अपनी अपनी टेबल लेकर बैठ चुके थे, कुछ लोग पैक करवाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उनको एक नई चीज़ दिखाई दी। जी हाँ, इस होटल के अंदर ली, उसके साथ उसका छोटा भाई और 2 स्टाफ, 4 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे पहले, ये होटल बंद होने से पहले। लेकिन अब जब ये होटल खुला, यहाँ पर एक नया मैनेजर था, ठीक कह सकते हैं हम, क्योंकि वो सामने बैठकर वो सब कुछ देख रही थी। 79 साल की एक महिला जो कि सामने बैठकर सभी कस्टमर्स को देख रही थी। इनफैक्ट ना सिर्फ देख रही थी बल्कि बिलिंग काउंटर भी उसी महिला के पास था। और जैसे ही ली के पास कोई भी ऑर्डर आता, ली सभी कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देती कि आप बिल जाकर उनके पास कीजिए। असल में 79 साल की महिला कोई और नहीं बल्कि
ली की सगी बड़ी मौसी थी, जो कि अब मैनेजर बन के यहाँ पर पहुंच चुकी थी इस होटल को संभालने के लिए। लोग जब जाकर उस महिला से बात करने लगे तो सभी को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि ये 79 साल की बूढ़ी महिला कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। क्योंकि जैसे ही किसी का भी बिल काटती तो उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ देखकर, किसी भी कस्टमर की तरफ देखकर उसका भविष्य बताने लगती कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होगा, या फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तुम्हारी लाइफ खतरे में है एंड ऑल, वही तांत्रिक वाले काम। अब जब ये बात जाकर कस्टमर्स ने ली के साथ डिस्कस करी कि तुम्हारी वो जो नई मैनेजर है, ये तुम्हारी मौसी, ये थोड़ी अजीब सी है, अजीब सी हरकतें कर रही है, हमें इसका बिहेव कुछ खास पसंद नहीं आया। तब ली ने बताया कि ये उसकी मौसी, इसका नाम शिम है, और ये शिम भी वैसे इमेजिनरी नाम ही है, ये रियल नाम नहीं है। ली ने बताया कि इसका नाम शिम है और ये एक शैमन है। अब असल में शैमन कोरियन भाषा का एक वर्ड है जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तांत्रिक। जैसे हमारे यहाँ पर तांत्रिक होते हैं ना, जो झोला उठाकर घूमते रहते हैं, वही ग्रह कले से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, सोतन से छुटकारा, गड़ा खजाना निकालना, वो जो नमक के साथ दारू पी जाते हैं, वही वाले टाइप के तांत्रिक। इसी टाइप की महिला शैमन शिम, जो कि अब ली की मौसी बनकर, ऑब्वियसली वो मौसी तो थी, अब यहाँ पर मैनेजर बनकर बैठी हुई थी और सभी को बहुत अजीब सी लगी। साउथ कोरिया के अंदर लोग शैमन को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे हमारा ये अर्थ का यानी कि धरती का जितने भी एनर्जीज हैं, धरती की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो दूसरी दुनिया के बीच में बात करने वाले एक शैमन को तांत्रिक टाइप का मानते हैं। मतलब कि वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट उनका करवा सकता है ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। कुछ इस टाइप के लोग उनके अंदर विश्वास करते हैं कि हाँ, अगर किसी शैमन से मदद ली जाए तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी की किस्मत बदल जाए, उनकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। और ये सब करवाने के लिए कोई भी शैमन वही अपने क्लाइंट के लिए पूजा अर्चना करता है, डांस वगैरह करता है, उसके लिए स्पेशल म्यूज़िक बनवाता है, उसके लिए हवन वगैरह करता है, वही जो हमारे यहाँ भारत में होता है झाड़ फूक टाइप का, बिल्कुल वैसा ही कुछ कोरिया के अंदर भी होता है। और यहाँ ये ली की मौसी शिम, ये बहुत पुरानी, तकरीबन 40 सालों से इस तांत्रिक पने की प्रैक्टिस कर रही थी। और ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी बल्कि इसने अपना एक पूरा कल्ट भी बना रखा था। कल्ट मतलब कि एक ग्रुप बना रखा था जिसकी खुद ये लीडर, इसके बहुत सारे फॉलोवर्स। अब क्योंकि एक जानी मानी तांत्रिक थी अपने इलाके की, इसीलिए इसने अपने पूरे परिवार को अपने कंट्रोल के अंदर रखा हुआ था। परिवार के अंदर कोई व्यक्ति इससे बिना पूछे तो सांस भी नहीं ले सकता, इतनी ज़्यादा पावर पूरे परिवार के अंदर ये होल्ड कर रही थी। अब ये पावर वगैरह सारा कुछ साइड की बातें हैं, बट यहाँ दिक्कत ये थी कि ये पूरे परिवार की सबसे बड़ी आग लगाने वाली, मतलब कि चुगली वगैरह करने वाली, किसी को भी भड़काना, इसके अंदर एक कला थी। असल में तकरीबन 40 सालों पहले इस शिम के दादाजी की डेथ हो चुकी थी और इस डेथ के बाद से ही इस शिम को लगने लगा कि उसके दादाजी की आत्मा इसके अंदर आ चुकी है और इसने पूरी दुनिया के आगे एक छोटा सा मंदिर बना के ये बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं ही हूँ जो अपने दादाजी की शक्तियों से पूरे तरीके से भर चुकी हूँ अंदर से, और अब मैं तुम सबका भला करना चाहती हूँ। तुमको जो भी कुछ दिक्कत हो तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ डिस्कस करो, मैं तुम्हारा उस चीज़ का सुलझा दूंगी, सारा कुछ जो भी तुमको दिक्कत हो। बट लोगों ने उसे मूर्ख बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये शिम बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली, इसने इंतज़ार किया, इसने धैर्य रखा। अब आपको भी पता है कि अगर एक झूठ आपके सामने इतनी बार बोला जाए कि आपको उसकी आदत पड़ चुकी हो तो आप शायद उसको सच मानने लगें, और लोग इस टाइप के झूठ को बहुत जल्दी सच मानने लगते हैं। अब बार बार ये शिम लोगों के आगे बोलती कि मैं ही हूँ जो भगवान से तुम्हारी बातें करवा सकती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे पिछले जन्मों के जो तुमने पाप किए वो सारा कुछ भर सकती हूँ। अब लोगों को उसकी बातों के ऊपर विश्वास होने लगा और यकीन मानिए इसका ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। जो भी लोग इसके पास अपनी समस्याएं ले लेकर आते, ये सबको बस एक ही तरीके से, सिर्फ एक तरीका था इसके पास जो हर बार काम करता था, और वो था पिछला जन्म। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति इसके पास अपनी समस्या लेकर जाता तो बजाय किसी भगवान से उसकी बात करवाने के या फिर उसको कोई सोल्यूशन देने के, ये उसको उसके पिछले जन्म की गलतियां गिनवाने लगती कि तुम पिछले जन्म में ये थे, यहाँ तुम पैदा हुए थे, यहाँ तुमने ये कुछ गलती करी, यहाँ तुमने ये पाप किया, और उसी वजह से इस जन्म के अंदर तुमको ये सब कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति की जॉब छूट गई, वो इसके पास गया, ये बस यही कहती कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने ये पाप किया था, इस वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई।
तलाक हो गया, तुमने पिछले जन्म में कोई कांड किया था, उस वजह से तुम्हारा तलाक हो गया। बीमार पड़ गए, पिछले जन्मों का हिसाब किताब इस जन्म में तुम्हारा हो रहा है। और किसी व्यक्ति की आने वाली जिंदगी में कुछ भी गलत हो जाता तो ये पर्सनली उस आदमी के पास जाकर, उस व्यक्ति के पास जाकर अपना ड्रामा रचने लगती कि देखो, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुम्हारे पिछले जन्म के हिसाब किताब इस जन्म में होने वाले हैं, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी बड़ी गड़बड़ हो तो तुम्हें एक वो क्लेंजिंग रिचुअल करवाना पड़ेगा, तुमको अपने पाप धुलवाने पड़ेंगे, उस चीज़ का प्रायश्चित करना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे। अब ऑब्वियसली डरता क्या ना करता, प्रॉब्लम हम सब की ज़िंदगी में आती हैं, तो अगर ऐसा कोई साथ मिले तो हम उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। इतना ही दिमाग होता है, इतनी ही बस सोच होती है हमारी। सो वहाँ के लोग भी इस शिम के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे कि हाँ, इसने कहा था कि कुछ भी गलत हो सकता है और हमारे साथ सच में बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो मजबूरन लोगों को बोलते कि अब तो देखो, तुमको रिचुअल करवाना पड़ेगा, तुमको उपाय करवाना पड़ेगा। अब उपाय भी ऐसा वैसा नहीं कि हवन कर ले या फिर कुछ दान पुण्य कर दे, ये तो पूरा फुल प्रूफ पैकेज बनाकर दे रही थी कि इतने पैसे दो, तुमको आने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं पूजा करूंगी, मैं बैठूंगी, मैं अपना टाइम दूंगी, मैं सारा सामान लेकर आऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस पैसे दो मुझे, आगे मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूंगी। अब लोगों को लगने लगा कि हाँ ठीक है, चलो हमारा तो टाइम भी बच रहा है, हमको कुछ इधर उधर घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप उपाय कर देगी, और लोग इसको बहुत मोटा पैसा देने लगे। दूसरा, ये अपने हर क्लाइंट को ये बोल देती कि देखो, ये जो भी तुमको रिचुअल करवाना है सिर्फ मुझसे ही करवाना पड़ेगा, और किसी अगर शैमन के पास तुम जाओगे और किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो वो हो सकता है तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा बिगाड़ दे, और ज़्यादा दिक्कतें तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगी। अब ऑब्वियसली लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डरने लगे। अब और तांत्रिक जो अपना आडंबर रचने के लिए लोगों को पहाड़ों में ले जाकर जहाँ वो ये तंत्र मंत्र की क्रिया वगैरह करवाते हैं, नहीं, ये तो घर बैठे करवा दिया करती थी। इस शिम के खुद 4 बच्चे, लेकिन उन चारों बच्चों को इसने पूरी दुनिया से कट कर रख दिया, बिल्कुल पूरे तरीके से 100% कट। वो सिर्फ चारों घर में रहते, उनको कभी बाहर जाने का कोई भी मौका नहीं मिला, घर से बाहर निकलने तक का कोई मौका नहीं, कोई इजाज़त नहीं, उनको किसी बाहर वाले से बात करने की कोई इजाज़त नहीं, किसी से भी बात नहीं कर सकते वो। सिर्फ लोगों को पता था कि शिम के 4 बच्चे हैं, जबकि ये शिम खुद बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, हर किसी से मिलकर उसे हंसकर बातें करना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मीठे बोलकर काटने वाली ये इस टाइप की ये औरत, और सबको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी था। जो भी कोई इसको पैसे देकर जाता वो इसके घर में ही आता, क्योंकि इसने अपना वो मंदिर घर में ही बना रखा था। अब जैसे वो घर में आता तो इसके चारों बच्चों को भी देखता इधर उधर घूमते हुए, लेकिन कोई भी बच्चा किसी क्लाइंट से आकर कभी किसी ने कोई भी बात नहीं करी, सिर्फ दिखते कि दूर से हाँ 4 बच्चे हैं जो घर में इधर उधर घूम रहे हैं। इस टाइप की कंट्रोलिंग नेचर की है शिम। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला था। धीरे धीरे शिम के बच्चे बड़े होने लगे। अब ऑब्वियसली शिम एक लालची टाइप की महिला, शिम को औरों का पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा, तो उसने अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए कहा, लेकिन नौकरी घर बैठे बैठे, तुमको घर बैठकर जो भी कुछ काम मिलता हो तुम करो। और इवेंचुअली चारों बच्चों को घर बैठकर काम करने का मौका भी मिला, और वो बहुत अच्छी नौकरियों पर काम कर रहे थे घर बैठे बैठे ही। लेकिन उन चारों बच्चों की सैलरी शिम अपने हाथों में लेती, जैसे उनकी सैलरी क्रेडिट होती, शिम उनके बैंक से तुरंत वो सैलरी निकलवा लेती। अपने एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के ऊपर उसने खर्च करना शुरू कर दिया। अब आप बस सोच कर देखिए, एक महिला जो कि अब अधेड़ उम्र से ऊपर की हो चुकी है, वो अगर बहुत सारा पैसा लेकर 4 बड़े बड़े बच्चों की सैलरी लेकर मार्केट में निकलेगी तो ऑब्वियसली उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, कपड़े बहुत अच्छे होंगे, खाना पीना बहुत अच्छा होगा, और वो ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के बीच में जाकर बैठेगी भी। अब जैसे वो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठेगी तो उन लोगों को इसके ऊपर विश्वास होने लगा कि हाँ, ये भी कोई मोटी फर्म है, अच्छी पार्टी है, अच्छे पैसे वाली है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इस शिम ने जिनके साथ भी वो बैठती उनसे पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। इनफैक्ट इसने अपने क्लोज दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, सभी जो भी व्यक्ति इससे बात करता ये उससे पैसे उधार ले लेती। अब वो तो पैसे तो मांगेंगे अगले, अगर अब उन्होंने दिए हो तो उधारे वो तो मांगेंगे, लेकिन लौटाने की बजाय ये अपने सभी उधार वालों को यही कहती कि अभी तक तुम मेरे उधार वाले थे, अब मेरे कर्ज वाले बन जाओ। जो भी तुमने मुझको पैसा दिया है उसके ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दो, मैं तुमको ब्याज के साथ पैसा दूंगी। अब जैसी ये बात वो लोग सुनते तो ऑब्वियसली उनके मन में भी लालच आ जाता कि चलो ठीक है, हमें हमारे मूल तो मिलेगा ही, बाद में कभी ब्याज मिल रहा है, क्यों ना ये बैठ के फ्री में खाया जाए। लाखों रुपए इसने आसपास के लोगों से उधार ले लिए। इनफैक्ट आने वाले टाइम में तो एक करोड़ों रुपए हो चुके थे। करोड़ों रुपए इसने आसपास के लोगों से उधार लिए और उनके ऊपर ब्याज अब घूमता जा रहा था। लेकिन अब वो चारों बच्चों की सैलरी भी कुछ सफिशेंट नहीं थी अपनी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए शिम की नज़र पड़ी अपनी बहन यानी कि ली की माँ के ऊपर।
इस पूरे परिवार के ऊपर, क्योंकि ली एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चला रही थी, वो इसको रन कर रही थी और इसमें बहुत अच्छी खासी कमाई ली की दिख रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शिम बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली, इसके अंदर धैर्य हद से ज़्यादा, ये अपने काम को करवाने के लिए कितना भी वेट कर सकती थी और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और अपनी ही छोटी बहन यानी कि ली की माँ के पास फ़ोन कर करके वो बस यही बोलती रहती कि मुझे तुम्हारे परिवार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और तकरीबन 3 सालों तक इस शिम ने इस परिवार को बस यही कहा कि अपनी छोटी बहन को बस यही कहा कि मुझे तुम्हारे परिवार के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी गलत हो सकता है। अब ऑब्वियसली 3 सालों तक अगर एक महिला ये बात सुनेगी कि हमारे परिवार के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी गलत हो सकता है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में एक डर बैठ जाएगा कि आखिर ऐसा क्या होगा। तब इस 3 साल की कन्वर्सेशन के बाद इसने बोलना शुरू किया कि मुझे लगता है कि ली, तुम्हारी जो बेटी है ली, इसके अंदर बुरी शक्तियों का साया है और आने वाले टाइम में ये ली ही तुम्हारे पूरे परिवार का खात्मा करेगी, ये तुम्हारा रीज़न बनेगी ख़त्म होने का। जब ये बात ली की माँ ने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, हद से ज़्यादा डर गई और इस चीज़ का उपाय उसने अपनी बड़ी बहन से मांगा। अब ये तो है ही चालाक शिम, तो इसने बता दिया कि देखो इसका भी एक उपाय है और हमें इसको करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से हमें ली को क्लीन करना पड़ेगा इसका उपाय करके। इसने अपनी ही छोटी बहन से इस उपाय के नाम पर पैसा मांगना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे रिचुअल परफॉर्म करना है ली के ऊपर, घर बैठे बैठे मैं वो सारा पाठ करूँगी, सामान लेकर आऊँगी, पैसा भेजो पैसा भेजो। ली की माँ ली से बिना पूछे बहुत मोटा पैसा अपनी बड़ी बहन को भेजने लगी और ये काम बार बार होने लगा, रिचुअल के बाद रिचुअल, उपाय के बाद उपाय, यज्ञ के बाद यज्ञ, हवन के बाद हवन। इतने सारे हवन करने के बाद भी अभी तक इस शिम का नहीं भरा मन और ये बार बार बोलती रही कि नहीं, अभी तक भी वो क्लीन नहीं हुई, अभी भी और बहुत सारा काम ली के लिए करना बाकी है। अब इस शिम को तो अंदर से पता था कि उसको सिर्फ इस ली का रेस्टोरेंट चाहिए, उसको इन पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। पैसे आ रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, उसका खर्चा चल रहा है, लेकिन उसकी इस नज़र ये रेस्टोरेंट के ऊपर थी क्योंकि यही तो मेन सोर्स था, यही तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी जहाँ से सारा पैसा इस परिवार के पास आ रहा था, ली वाले परिवार के पास। तो इसको एक रेस्टोरेंट चाहिए था, लेकिन उससे पहले इसने खुद ये सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा एक रेस्टोरेंट अपने जेजू शहर के अंदर खोलूं। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि जितना भी पैसा इस जेजू शहर के अंदर रेस्टोरेंट खोलने के लिए लगने वाला था, इसने ली की फैमिली के अंदर से रिचुअल्स के नाम पर मांगा कि और पैसा दो और पैसा दो। तकरीबन 18 मिलियन वॉन, वॉन वहाँ की करेंसी है जैसे हमारे यहाँ रुपया है, 18 मिलियन वॉन, 1 करोड़ 80 लाख वॉन, इतना पैसा ली की फैमिली ने इस शिम को दिया ताकि वो ली को क्लीन कर सके। बट इसने सारा पैसा जुटाकर जेजू शहर के अंदर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन जहाँ नियत नहीं वहाँ बरकत कैसे हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। अब क्योंकि इस शिम की कोई नियत नहीं थी, वहाँ वो रेस्टोरेंट चला ही नहीं, टोटली फ्लॉप। ये 18 मिलियन वॉन पूरे तरीके से सफ़ा चट हो गए, बहुत मोटा नुकसान लग गया। अब इस 18 मिलियन वॉन के साथ साथ इस रेस्टोरेंट को धक्के से चलाने के लिए इस शिम ने आसपास से और मोटा कर्जा उठा लिया। लोग तो इसके टच में थे ही, जो इसको पैसा दे रहे थे, उससे और मोटा कर्जा उठाकर इसने चलाने की कोशिश करी, लेकिन वो सारा नुकसान में बर्बाद हो गया। बट अब कर्जा सिर के ऊपर चढ़ चुका था, बहुत मोटा पैसा देना था लोगों का। कोविड-19 खत्म होते होते शिम के ऊपर तकरीबन 9 करोड़ रुपए, यहाँ के हिसाब से, अपने हिसाब से तकरीबन 9 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका था। अब इस टेंशन में शिम ना तो अपना काम ढंग से कर पा रही थी क्योंकि रोज उसके पास क्लाइंट से ज़्यादा कर्जे वालों के फ़ोन आते, जो भी लोगों को उससे पैसा मांगना था वो सब उसको फ़ोन करते, क्लाइंट्स ना के बराबर आ रहे थे। अब 9 करोड़ रुपए भी लोगों के देने हैं, ऊपर से ब्याज भी घूम रहा है, कैसे सब कुछ होगा। पुराना कर्जा उतारने के लिए इसने नया कर्जा उठाना शुरू कर दिया, बट एट द एंड सिर का भार तो पैरों पर आना ही था। ये इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि इसको कुछ और सूझा नहीं। अब क्योंकि इसके माइंड में ये था कि उसे ली के जैसा एक रेस्टोरेंट चलाना था जेजू शहर के अंदर, और उसी के लिए उसने अपना कर्जा लिया था इतना सारा। वो रेस्टोरेंट नहीं चला तो पैसा डूब गया। इसमें उसको सारी गलती ली की दिखी कि ली की वजह से उसको ये आइडिया आया था, तो क्यों ना अब ये बिजनेस ही तो चलाना है, अब अपना रेस्टोरेंट नहीं तो क्यों ना वो ली वाले रेस्टोरेंट को अपना बना ले। और एग्जैक्टली इस शिम को बहुत अच्छे से पता था कि ये किस तरीके से ली वाले रेस्टोरेंट को अपना बना सकती है। मार्च 2022 में एक दिन इस शिम ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा कि हे, मुझे ना रात को एक बहुत ही बुरा एक सपना सा आया जिसके अंदर मुझे फील हुआ कि तुम्हारी इस फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट का उपाय भी मैंने ढूंढ लिया है। तुमको पूरे परिवार के साथ ओलुंगडोंग आइलैंड, जो कि साउथ कोरिया के पास ही मौजूद है, एक ओलुंगडोंग आइलैंड, इस आइलैंड के ऊपर तुरंत जाकर शिफ्ट हो जाओ, वहाँ चले जाओ अपना सारा तामझाम उठाकर, झोला झपटा उठाकर।
अब इतने सालों से ली की माँ अपनी बड़ी बहन की बातें सुनती आई थी। अब इतना बड़ा मैनिपुलेशन हो चुका था पहले से ही, तो ये बात उसको माननी पड़ी ली की माँ को कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है तो उसको यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। बट दिक्कत यहाँ ये थी कि वो रेस्टोरेंट चला तो ली रही थी, लेकिन वो नाम ली के माता पिता के था। इस पॉइंट पर इस शिम ने ली की माँ को कहा कि तुम तो वहां जा रही हो उलुंगडोंग आइलैंड, बट अपना रेस्टोरेंट ली के नाम ट्रांसफर कर दो, उसके पास रहने दो, उसको यहीं रहने दो, लेकिन तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो निकलो यहाँ से। अब ली की माँ बेचारी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने अपने पति के साथ ही डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा कुछ कह रही है मेरी बड़ी बहन, हमको यहाँ से निकलना होगा, ली को यहीं छोड़ना होगा। अब उसके पति को भी कुछ खास नॉलेज नहीं, उसको भी इनकी बातों के अंदर आना पड़ा और सारा तामझाम इन लोगों ने पैक किया। और फाइनली जनवरी 2024 तक आते आते पूरे 1.5 सालों से भी ज़्यादा का टाइम लिया इन लोगों को शिफ्ट करवाने में। उलुंगडोंग में नया घर वगैरह खरीदने में इनको बहुत लंबा टाइम लगा। फाइनली ये लोग अपना सारा तामझाम पैक करके ली के नाम वो रेस्टोरेंट ट्रांसफ़र करके उलुंगडोंग में एक नया घर लेकर यहाँ से निकल कर वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। ली को अब समझ आ चुका था कि ये रेस्टोरेंट उसके नाम है, लेकिन इस शिम ने ली के परिवार को यानी कि ली के माता पिता को कह दिया कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो ली के साथ मैं रहूँगी, मैं यहाँ पर उसका ख्याल रखूँगी। ऑनर तो वैसे भी ली ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं उसकी मैनेजर बन के रहूँगी। उसके ऊपर एक बड़ा बुजुर्ग रहेगा तो उसको भी डर रहेगा, वो भी कहीं इधर उधर ऐसे भटकेगी नहीं राह में। और इसी वजह से जनवरी 2024 में जब ये सारे लोग उलुंगडोंग आइलैंड के अंदर शिफ्ट हो रहे थे, मजबूरन ली को अपने इतने सालों से चलते हुए रेस्टोरेंट को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। बाहर बहुत लंबी भीड़ लग चुकी थी, किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ली एंड उसकी पूरी फैमिली गई कहाँ पर, किसी का फ़ोन भी नहीं मिल रहा। बट तकरीबन 2 हफ्तों तक बंद रहने के बाद फाइनली ली जब दोबारा इस रेस्टोरेंट के ऊपर आई, अपने पूरे परिवार को उलुंगडोंग आइलैंड के ऊपर शिफ्ट करके जब ली दोबारा से वापस आई, उसने रेस्टोरेंट खोला और जब लोगों ने अंदर आकर ली को देखा तो सभी के मन में बहुत शांति पड़ी, क्योंकि सभी बहुत डर चुके थे ली को लेकर, क्योंकि ली सबकी प्यारी थी। तो सबका काम बहुत हंस के करती, सबसे हंस के बात करती, सभी को बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर खिलाती। ली को देखते ही सबको बहुत राहत मिली, बट सभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि मैनेजर की कुर्सी के ऊपर ली की बड़ी मौसी ये शिम बैठी हुई थी, जो कि सभी को बहुत घूर घूर कर देख रही थी। अब जो भी कोई व्यक्ति बिल करवाने के लिए शिम के पास आता, ये कस्टमर से बहुत अजीब अजीब सवाल पूछने लगती कि तुम्हारे लाइफ के अंदर क्या क्या कुछ चल रहा है, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकती हूँ, मैं तुम्हारा पिछला जन्म देख सकती हूँ। अब लोग वहाँ पर मीट मांस खाने के लिए आए हुए हैं, वहाँ पर अपनी भड़क दूर करने के लिए आए हुए हैं, थोड़ी शांति की डिशेस खाने के लिए आए हुए हैं, बट वहाँ पर भी ये भड़क डाल रही थी लोगों के अंदर। सो लोगों को अजीब लगा, उन्होंने ली को जाकर बोला कि वो ऐसा ऐसा कुछ बोल रही है। तब ली ने लोगों को बताया था कि मेरी मौसी ऐसी ही है, तुम बिल्कुल भी फील मत करो, तुम बस अपना बिल करवाओ और यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ शिम को काम करते हुए सिर्फ 1 महीना ही बीता था कि उसने ली को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि देखो बहुत सारा पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर जमा हो चुका है, अब जो भी पैसा आएगा इस कमाई से, इस पूरे रेस्टोरेंट की कमाई से, तुमको वो सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। अब ली बहुत छोटी सी 30 सालों की और उसकी मौसी 79 सालों की, वो मना नहीं कर पाई कि बड़ा बोल रहा है, कुछ सोच कर ही बोल रहा होगा। ली ने भी वो सारा पैसा शिम के अकाउंट में जमा करवाना शुरू कर दिया। अब ये सारा पैसा जा कहाँ रहा था? जी हाँ, आपने अभी तक सही अंदाज़ा लगाया, ये पैसा कहीं और नहीं बल्कि शिम के अकाउंट से उन सभी कर्जदारों का ब्याज, सिर्फ ब्याज देने के लिए जा रहा था, जो कि 9 करोड़ रुपए के आसपास का लोन इसने उठा रखा था लोगों से। ली को मजबूरन इसी अपने रेस्टोरेंट के ऊपर 18-18 घंटे दिन में काम करना पड़ रहा था। सुबह 8 बजे के आसपास वो रेस्टोरेंट खोलती और रात हो जाती, 11-12 बज जाते उसको वापस रेस्टोरेंट को बंद करने में। लेकिन ली इस बात से भी खुश थी कि कोई बात नहीं, वो अपना रेस्टोरेंट चला रही है, आज नहीं तो कल उसके ज़िंदगी में जो भी ये समस्या आई हुई है, उसके परिवार के ऊपर जो भी मुसीबत आई है, वो वापस दूर हो जाएगी और सभी फैमिली वाले वापस यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मौसी भी यहाँ पर है उसका ध्यान रखने के लिए। बट ली को कोई आइडिया नहीं था कि आने वाले टाइम में ये जो उसने अपनी मौसी को मैनेजर बनाकर यहाँ पर बैठाया है, ये कोई मैनेजर नहीं बल्कि उसके लिए मौत बनकर आई थी। सितंबर 2024 का टाइम आ चुका था और अब तक आते आते ली बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि जितनी भी कमाई हो रही थी वो बजाय रेस्टोरेंट में लगने के वो पर्सनल जा रही थी उसकी मौसी के शिम के अकाउंट में, और शिम रेस्टोरेंट के ऊपर 1 भी रुपया खर्च नहीं कर रही। अब ऑब्वियसली रेस्टोरेंट के अंदर भी सामान आता है, रॉ मटेरियल्स आते हैं और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टाफ को भी सैलरी देनी है, बट
शिम ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं ली, सब कुछ खर्चा तुम करोगी और जो भी कमाई आएगी वो पर्सनली मेरे पास आएगी और मुझे उससे तुम्हारे उपाय करने हैं। बट सितंबर 2024 तक आते आते ली हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई इन सब चीज़ों से। ली ने डिसाइड किया कि वो अब एक भी पैसा अपनी मौसी के अकाउंट के अंदर नहीं भेजेगी और जैसे ही उसने पैसा भेजना बंद किया और अपने रेस्टोरेंट के अंदर पैसा लगाना शुरू किया, रेस्टोरेंट के लिए सामान वगैरह लाना शुरू किया, तब शिम को बहुत बुरा लगा। उसको दिख रहा था कि ली उसके पास पैसा नहीं भेज रही। सो उसने ली के सामने जाके कन्फ्रंट किया कि तुमने पैसा भेजना क्यों बंद कर दिया। तब ली ने कहा कि ये सारा रेस्टोरेंट मेरा है, मैंने खड़ा किया है और इसके सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं खुद संभालूंगी। आपको बस मैनेजर की तरह बैठना है तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा पैसा मैं हैंडल करूंगी। जैसे ये बात शिम ने सुनी, उसको बहुत बड़ा झटका सा लगा क्योंकि उसकी मनी मेकिंग मशीन एकदम से टूटती हुई दिख रही थी। सो उसने ली को एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। शिम ने कहा कि सारा पैसा या तो मुझे दो जैसा कि तुम करती आ रही थी, या फिर अपना बैग पैक करो और अपनी माँ के पास उलुंगडोंग आइलैंड में जाकर रहो। ये रेस्टोरेंट मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी, तुम्हारी यहाँ मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये बात ली ने सुनी, उसको अपना रेस्टोरेंट दूर होता दिख रहा था, लेकिन फाइनली उसको अपनी खुद की आज़ादी मिल रही थी। सो उसने अपनी आज़ादी प्रेफर करी और कहा कि ठीक है, मैं अपने सारे बैग्स पैक कर लेती हूँ और यहाँ से निकल जाऊँगी, मैं अपने आप दोबारा जाकर अपनी लाइफ कहीं और शुरू कर लूँगी। बट शिम ने ये बात जैसे ही सुनी, उसको अंदर से झटका लगा क्योंकि उसकी सोने की मुर्गी वो तो यहाँ से जा रही थी। 18 सितंबर 2024 ये फाइनल दिन होने वाला था। ली जब फाइनली इस रेस्टोरेंट को छोड़कर, अपने इतनी सालों की मेहनत को छोड़कर यहाँ से जाने वाली थी, बट जाने से पहले शिम ने कहा कि ली एक बार आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है और रात होते होते यहाँ से निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन बिटवीन इस शिम ने अपने ही तीन बेटे उनको फ़ोन किया और यहाँ पर आने के लिए कहा इस रेस्टोरेंट में। साथ ही उसका एक बहुत ही कट्टर फॉलोवर जो कि उसके हर रिचुअल वगैरह में साथ रहता था, उसको भी फ़ोन किया कि आओ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सो ये टोटल 4 लोग दोपहर होते होते इस रेस्टोरेंट में पहुँचे और इन चारों को शिम ने समझाया कि देखो, ली हद से ज़्यादा पोसेस्ड हो चुकी है, इसके अंदर एक बहुत ही बुरी आत्मा, एक बहुत ही बुरी शक्ति घुस चुकी है और हमें किसी भी तरीके से ली को उस शक्ति से बचाना है, इस शक्ति को इस ली के शरीर से बाहर निकालना है। अब ये चारों लोग इतने सालों से शिम के कंट्रोल में रहते आए थे, तो उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा ली के अगेंस्ट कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है ली। उन्होंने तो ली से बात करना तक जरूरी नहीं समझा। जैसे शिम ने कहा कि हमें सब कुछ करना है और प्लान ऐसा कुछ है, उन सबको प्लान समझा दिया और इस प्लान के अकॉर्डिंग ये चारों लोग मार्केट के अंदर गए और वहाँ से एक वेल्डिंग वाली शॉप के ऊपर, जहाँ वो मेटल का काम किया जाता है, उस वेल्डिंग वाली शॉप के ऊपर जाकर एक बड़ी सारी टेबल जैसा एक फ्रेम बनवाया। अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा, एक बड़ी सारी टेबल, काफ़ी बड़ी सारी टेबल, और उसके बीच में काफ़ी सारे एंगल्स वगैरह वेल्ड करवाए, जैसे कि वो बारबेक्यू वगैरह नहीं करते, उसके ऊपर ग्रिल लगी होती है जो चाप वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल वैसी एक टेबल बनवाई और उस टेबल को बनवा कर सीधा रेस्टोरेंट में लेकर आए और उसके 2nd फ्लोर पर लेकर गए। जिसके बाद वेट किया ली के यहाँ पर आने का और थोड़ी देर बाद ली अपने सारे बैग्स वगैरह लेकर इस रेस्टोरेंट में पहुँच चुकी थी। अब जैसे ही यहाँ पहुँची, वो चारों ली के पास गए, उसके हाथों को पकड़ा और सीधा उसको खींचते हुए, बिना कुछ उससे पूछे, बिना कुछ बोले, ली को खींचते हुए सीधा 2nd फ्लोर पर लेकर गए। और यहाँ शिम, जिसने रेस्टोरेंट को अंदर से बंद किया, वो भी 2nd फ्लोर पर गई और अब ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाना था। और यह एक्सॉर्सिज्म सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। अब इससे आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। उसके अंदर मैं ग्राफिक डिटेल्स के बारे में बात करूँगा और अगर आप वो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। एंड आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ। ये चारों लोग मिलकर ली को पकड़ के ऊपर वाले 2nd फ्लोर पर लेकर गए। शिम भी पीछे पीछे ऊपर गई और शिम ने ऑर्डर किया इन चारों को कि ली को इस टेबल फ्रेम जो तुम बनवा कर लेकर आए हो, इस टेबल फ्रेम के ऊपर बांध दो। अब आप बस सोच कर देखिए, वो बड़ा सारा एक टेबल फ्रेम, उसके बीच में वो एंगल लगे हुए हैं और उसके ऊपर ली को ज़बरदस्ती लेटाया, मुंह नीचे की तरफ करके, और उसके हाथ और पैरों को, दोनों पैरों को पीछे की तरफ करके जो एंगल का फ्रेम था, उस फ्रेम के साथ मोटी मोटी चैनों के साथ बांध दिया गया। इतनी टाइटली बांधा कि अगर थोड़ा सा भी हिलने डुलने की कोशिश करती तो ऑब्वियसली बेचारी ली को ही चोट लगती, उसके ही स्किन के ऊपर मार्क्स आ जाते। इतनी टाइटली उसको वहाँ बांध दिया गया। अब सामने कुर्सी लगाकर शिम खुद बैठ चुकी थी और उसने एक को ऑर्डर किया कि जाओ वो बड़ा सारा तासला लेकर आओ, जिसके अंदर उसने पहले से ही कोयले रखे हुए थे।
अब ये सब कुछ ली अपने सामने होते हुए देख रही है। दो बंदे जाकर वो तासला लेकर आए जिसके अंदर बहुत सारे कोयले पहले से ही रखे हुए थे, और यहाँ आते ही इस तासले के इस शिम ने उसके अंदर तेल डालकर उस कोयले से भरे हुए तासले के अंदर आग लगा दी। अब जैसे ही धीरे धीरे वो सारे कोयले धधकने लगे, धीरे से इस शिम ने उस कोयले को इस टेबल फ्रेम के नीचे रख दिया और उसकी पूरी हीट ऊपर लेटी हुई, ऊपर बंधी हुई बेचारी ली के पेट के आसपास, इस एब्डमन के आसपास फील हो रही थी। ली को साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके माइंड में वो सारा कुछ रिकॉल हो रहा होगा क्योंकि इतने सालों से उसने इस रेस्टोरेंट के अंदर रहते हुए डिशेस बनाई हैं और ऐसी ही बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर उसने बहुत बार मीट को रोस्ट किया था, बहुत बार मांस को पकाया था, लेकिन अब वो खुद ऐसी एक ग्रिल के ऊपर बंधी हुई है और उसके नीचे बड़ा सारा कोयले का एक तासला जो कि धधक रहा है, उसके अंदर से भयंकर हीट बाहर निकल रही है और उसके पेट के अंदर वो फील कर पा रही है, वो जल रहा है उसका पेट। और जब उसके पेट के ऊपर हीट हद से ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि सारे कोयले अब धीरे धीरे धधकने लगे थे, उनके अंदर से भयंकर हीट बाहर निकल रही थी और वो हीट सीधा ली के शरीर के ऊपर जा रही थी। ऑब्वियसली कोई भी इतना हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतने टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ली ने भी छटपटाना शुरू कर दिया, बार बार वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बड़ा सारा कपड़ा लेकर इस शिम ने खुद ली के मुंह को खोलकर वो कपड़ा उसके अंदर ठूस दिया ताकि ली चिल्ला ना पाए, उसका शोर बाहर ना जाए। और धीरे धीरे बेचारी ली ने जो टॉप पहना हुआ था वो टॉप जल चुका था और उसी के पेट से चिपक गया, वो जलकर अंदर ही उसके पेट के अंदर मेल्ट हो चुका था। अब आप बस सोच कर देखिए उस टाइम पर ली को कितना भयंकर दर्द हो रहा होगा। तकरीबन पौने घंटे तक वो कोयले ऐसे ही धधकते रहे, लेकिन ये शिम अभी भी शांत नहीं हुई क्योंकि ली अभी भी जिंदा थी। तब इसने अपने एक फॉलोवर जो कि उसके साथ आया हुआ था, उस फॉलोवर को कहा कि और कोयले लेकर आओ। वो नीचे भाग के गया, बहुत सारे कोयले उसने कट्टे में भरे, कट्टा ऊपर लेकर आया और नए कोयले इस तसले के अंदर डालकर वो तसला स्पेशली इस शिम ने खींच कर आगे की तरफ लेकर आई ताकि अब डायरेक्ट हीट बेचारी ली के मुंह के ऊपर जाए। अब जैसे ही वो तसला नीचे की तरफ आया, अब बेचारी ली इधर उधर कर भी नहीं सकती, अपने ऐसे बार बार वो अपने मुंह को फड़फड़ा रही थी ताकि किसी तरीके से वो इस हीट से बच सके, लेकिन नहीं। तकरीबन 20-25 मिनटों तक वो हीट डायरेक्ट मुंह पर मारने के बाद सोच कर देखिए बेचारी ली के बाल उसकी ही खोपड़ी के अंदर जलकर मेल्ट हो चुके थे, अंदर ही जल गए वो, उसकी राख सारी खोपड़ी के अंदर पड़ी थी। तब इस शिम ने उसको पीछे की तरफ खिसकाया तसले को, और अब की बार नीचे पैरों की तरफ, ताकि पैर भी अच्छे से भुन जाएं। सोच कर देखिए आप इस टाइम पर क्या फील हो रहा होगा ली को। जैसे ही पीछे खिसकाया, अब डायरेक्ट हीट पैरों के साथ साथ उस पेट के ऊपर भी जा रही थी जहां पहले ही बंस आ चुके थे। अब धीरे धीरे स्किन जहां पर वो हीट लग रही थी उस पेट वाली स्किन ने मेल्ट होना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर उसके ऑर्गन्स हीट पकड़ रहे थे। और क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि हीट इतनी ज़्यादा थी कि सारे ऑर्गन्स बेचारी ली के अंदर ही फट चुके थे, और फटने के साथ जो ब्लड अंदर सर्कुलेट हो रहा था ली की बॉडी में, उस ब्लड ने भी उबलना शुरू कर दिया। उबला हुआ खून पूरे शरीर के अंदर रोटेट हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था। बट ये शिम अभी भी शांत नहीं हुई। पूरे शरीर को भूनने के बाद एंड में लाकर दोबारा से उसने ली के मुंह के ऊपर, मतलब कि उसके नीचे वो चारकोल वाला पूरा तसला रख दिया। अब धधकती हुई आग दोबारा से उसके मुंह की तरफ जा रही थी, और जैसे अब की बार ये तसला आया, पूरी स्किन तो अंदर से उबल ही चुकी थी, वो सारी जल चुकी थी, 4th डिग्री तक बर्न्स आ चुके थे। इस मोमेंट पर बेचारी ली अनकॉन्शियस हो चुकी थी, उसको कुछ भी फील होना बंद हो चुका था। बट ली अभी भी जिंदा थी। लेकिन जैसे ही शिम ने देखा कि ली अनकॉन्शियस हो चुकी है, उसने सबसे पहले ली के हाथ और पैरों को खोला। और अब आप बस सोच कर देखिए, उसने वो जो अंगारे नीचे तसले के अंदर बचे हुए थे, उन एक एक अंगारों को उठाकर ली के ऊपर रखना शुरू कर दिया ताकि ये एक नेचुरल एक्सीडेंट लगे। इनफैक्ट उसने नीचे से कटा हुआ रॉ मीट भी मंगवाया और वो भी बेचारी ली के जलते हुए शरीर के ऊपर रखा ताकि ये एक नेचुरल एक्सीडेंट जैसा फील हो। और तब पूरा 1 घंटे तक ये सारा काम करने के बाद 3:45 पर, दोपहर के 3:45 पर पहली बार तसले के अंदर आग लगाई गई थी, और शाम के 6:49 पर वो आग ठंडी हुई। 3 घंटों से भी ज़्यादा टाइम तक बेचारी ली के नीचे वो तसला ऐसे ही जलता रहा, धधकता रहा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिंदा इंसान को भून दिया गया इस शिम ने। और फाइनली तब इसने कॉल करी पैरामेडिक्स को कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे ही पैरामेडिक्स के साथ पुलिस वाले यहाँ मौके पर पहुँचे तो उसने बताया कि ली हमारे इस पूरे रेस्टोरेंट की बहुत ही अच्छी शेफ़ है, और ये
खाना वाना बना रही थी कस्टमर्स के लिए और उसके साथ ही एक्सीडेंट हो गया और वो खुद ग्रिल के ऊपर भून चुकी थी। पैरामेडिक्स वालों ने फर्स्ट एड देकर तुरंत ली को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन जब डॉक्टर्स ने अंदर से चेक किया कि ली के तो सारे ऑर्गन्स अंदर से जलकर फट चुके हैं, अंदर ही उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका था। अगले दिन बेचारी ली ने हॉस्पिटल के अंदर अंतिम सांस ली। वो अंदर ही अंदर पहले ही मर चुकी थी, बट अगले दिन उसकी फाइनली सांस भी बंद हो चुकी थी। पुलिस वालों ने 5 लोगों के बयान लिए, एक शिम के और 3 उनके बच्चों के और एक साथ में जो फॉलोवर आया हुआ था, 5 के बयान लिए और 5 ने बताया कि ली बहुत ज़्यादा केयरलेस थी, उसका काम के अंदर ध्यान नहीं लग रहा था और उसी की वजह से मिस्टेक उससे हो गई। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट तभी सडनली इस जांच के बीच में पुलिस वालों ने नोटिस किया कि सेकंड फ्लोर पर तो सीसीटीवी लगे हुए हैं। और जब पुलिस वालों ने उन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स को चेक किया, तब पुलिस वालों के सामने सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। पुलिस वालों ने जब उस 3 घंटे की फुटेज को देखा तो वो समझ चुके थे कि कैसे कि मेटल का फ्रेम बनाकर यहाँ तक लाया गया और कैसे ली को धक्के से पकड़कर ऊपर तक ले जाया गया, उसको बांधा गया। 3 घंटे का टॉर्चर, ये सब कुछ फुल HD के अंदर कैप्चर हो चुका था उस सीसीटीवी के अंदर। फाइनली 22 मई 2025, ये जो अभी गई है मई, इस दिन इन 5 को अरेस्ट किया गया और इनके ऊपर 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस भी लगे। बट पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब कुछ समझ आ चुका था कि कैसे शिम ने बहुत लंबे टाइम से इस पूरे परिवार को कंट्रोल किया है, कैसे इनको ब्लैकमेल किया है, कैसे इनसे पैसे हड़पे हैं, कि कैसे इस शिम के ऊपर 1.8 बिलियन वॉन का कर्ज भी है और उस कर्ज की रकम ये यहाँ इस रेस्टोरेंट से निकाल कर भेज रही थी अपने कर्जदारों को। ली के कुछ दोस्त भी सामने आए जिन्होंने कोर्ट रूम के अंदर आकर कहा कि वो अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उसकी फैमिली ने आज तक उसको बस यही सिखाया था कि उसकी मौसी ये शिम 79 साल की ये बहुत ही पावरफुल शैमन है और जो भी कुछ ये कहती है सबको ये करना पड़ता है, मजबूरन में करना पड़ता है। लेकिन कोर्ट में ये सब कुछ वैलिड नहीं होता। हद तो यहाँ तब हो गई जब इस शिम ने कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर कहा कि मुझे लगता था कि ये ली एक बहुत ही इविल स्पिरिट से पोसेस्ड हो चुकी है और मजबूरन मुझे उसका एक्सॉर्सिज्म करना था ताकि ये शक्ति जो भी इस ली के शरीर के अंदर जा चुकी है ये सारी शक्ति बाहर निकल सके। लेकिन मुझे इस पूरे केस का सबसे दिल तोड़ देने वाला मोमेंट वो लगा जब ली के पेरेंट्स को कोर्ट रूम के अंदर लाया गया ताकि वो अपने बयान दे सके। बट इन बयानों के अंदर ली की डेथ के लिए उसको मर्डर घोषित करवाने के लिए जोर डालने की बजाय ली के पेरेंट्स ने जज के सामने ये कहा कि आप प्लीज़ ये जो भी कुछ हुआ है इसके अंदर ली की मौसी यानी कि ये शिम 79 साल की और साथ में वो जो 4 लड़के हैं उन सभी के ऊपर दया बरती जाए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बेटी ली बचपन से ही पोसेस्ड थी, उसके अंदर कोई बुरी शक्तियों का वास था, इसीलिए हमने मजबूरन अपनी लड़की को उसकी मौसी के यहाँ छोड़ा था ताकि वो उसकी मौसी के पास रहे और ये बुरी शक्ति उससे दूर हो जाए। अब आप इसका अंदाज़ा लगाकर देख ही सकते हैं कि किस टाइप का मैनिपुलेशन था इस शिम का पूरे परिवार के ऊपर, कि ली के माता पिता को ये नहीं दिख रहा कि उनकी बेटी का मर्डर हो गया, बट फिर भी वो शिम की ही साइड ले रहे थे। खैर सितंबर 2025 तक आते आते फाइनली कोर्ट ने यहाँ पर सज़ा का ऐलान किया जिसमें शिम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसकी ज़िंदगी बची कितनी होगी, 80 साल की तो हो चुकी है और कितना जिएगी। बाकी ये जो 4 और इसमें कल्प्रिट थे इनको 20 से 25 साल की सज़ा सुनाई गई, वो भी गैर जमानती, यानी कि वो जमानत पर भी बाहर नहीं आ सकते। बट दुख तो इस बात का है कि एक पैशनेट लड़की जो कि अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रही थी वो अब अपना बिजनेस कभी भी रन नहीं कर पाएगी। उसके कस्टमर्स कभी दोबारा से ली की स्माइल नहीं देख पाएंगे। ली अब दोबारा अपने किचन में कुछ भी पका नहीं पाएगी, कोई डिश नहीं बना पाएगी। बट अच्छी बात यह है कि जो भी उसके कल्प्रिट हैं वो हमेशा के लिए बिहाइंड द बार्स रहेंगे। खैर आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कभी कुछ कहीं देखा है कि कोई तांत्रिक वांत्रिक आकर किसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा हो? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे डिस्कस करें या फिर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे आपसे बातें करना बहुत पसंद है। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट यामी तोला को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।